मैं एक बड़े ऊंचे खानदान में पैदा हुआ था। जब मैं सिर्फ 3 साल का था तब अपनी पहली तलवार हाथ में पकड़ते ही मैंने एक शूरवीर बनने का सपना देखा। अगले कई सालों तक मैंने सिर्फ और सिर्फ खुद को ट्रेनिंग की आग में झोंक दिया और अपनी अनंत जीत और शौर्य के बाल पर महाराजा ने मुझे एक शूरवीर का दर्जा दिया। अपनी सच्ची निष्ठा और वीर हृदय के बाल पर मुझे देवी का आशीर्वाद मिला। 60 साल की उम्र तक मैंने खुद अपने हाथों से 7 लाख से ज्यादा रक्षासों को मौत के घाट उतारा और एक पूरे राज्य का राजा बन गया। 100 साल की उम्र में मैंने अकेले ही जान की बाजी लगाकर उन रक्षासों के विनाश द्वार को तोड़ दिया ताकि देश में अमन और शांति बनी रहे। उन रक्षासों को लगा कि मैं यहाँ कैद हो गया हूँ, पर गलत। असल में तो वो रक्षास है जो मेरे जाल में फंस गए हैं। अब उनके पास मुझसे टकराने के सिवा बचने का कोई और रास्ता नहीं है। रक्षासों के गढ़ में 200 साल से ज्यादा बिताने के बाद जब मैं उनके डीमन किंग को हरकर अपना नाम इतिहास में दर्ज करने ही वाला था, तभी अचानक एक अजीब सा पोर्टल खुल गया और उसी पाल मेन इन कमजोर मामूली इंसानों से मिला। ठीक है, अब और बातें नहीं, चलो शुरू करते हैं। मेरा पुनर्जन्म एक फैंटेसी दुनिया में हो चुका था। ये बात उस नन्हे से बच्चे ने आंख खोलते हाय महसूस कर ली। उसने चारों तरफ देखा और हर चीज उसके लिए बिल्कुल अजनबी थी। एक शांत छत थी जहां लेड की तेज रोशनी नहीं बल्कि मोमबत्तियों की मधुर धुंधली चमक थी। ये एक फैंटेसी दुनिया थी जो धरती के म्यूकेबल अभी भी काफी पिछड़ी हुई थी और ये शायद किसी खुशहाल परिवार का आशियाना था। उस बच्चे ने सोचा, अपनी पिछली जिंदगी में एक बेघर, अनाथ और हद से ज्यादा मेहनत करने वाले के लिए पुनर्जन्म के लिए ये जगह काफी बेहतर थी। और हाँ, एक और वजह थी जिसे उसने सोचा कि उसका जन्म एक खुशहाल परिवार में हुआ है। इस बच्चे की माँ हद से ज्यादा खूबसूरत थी। खुशकिस्मती से लगता है यहाँ आगे चलकर उसकी लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। देखते ही देखते 3 साल गुजर गए। वो बच्चा अब बाहर की दुनिया जानने को बेकरार था। उसने कुर्सी खींची और एटिक की खिड़की से झंकने लगा। अपने छोटे से पालने से बाहर उसने पहली बार खिड़की से बाहर की दुनिया देखी। वो अपने सामने के नजरे में पूरी तरह डूब गया। वो खुद को कहने लगा, ये तो सच में एक अलग ही दुनिया है। उसके पालने से बाहर की ये दुनिया वाकई बेहद विशाल थी, पर अभी भी तो मैं सिर्फ एक नन्हा सा बच्चा हूँ। पर उसकी ये नन्ही सी धूप छाँव तभी खत्म हो गई जब एक नौकरानी की नजर उस पर पड़ी। वो दौड़कर आई और उसे कुर्सी से उठा लिया। यंग मास्टर, ये खतरनाक है। आपके पिता ग्रैंड ड्यूक साहेब गुस्सा होंगे। और बस यूज नीचे ले आई। यूज पता चला कि उसका परिवार एक ऐसी ग्रैंड डची खानदान से था जिसका नाम पूरे राज्य में मशहूर था। वो लायनहार्ट राज्य के ग्रैंड ड्यूक ड्रैगोनिया का बेटा था। तो इस हिसाब से मैं भी तो एक ड्यूक हाई हुआ। जब वो 8 साल का हुआ तब उसने पहली बार तलवार को हाथ लगाया। उसने तलवारबाजी सीखना शुरू किया ताकि भविष्य में वो राज्य का एक शूरवीर बन सके। इस फैंटेसी दुनिया में वो स्वॉर्ड क्यूआई और ऑरा का भी इस्तेमाल कर पाएगा। और उसका गुरु महल से भेजा गया एक होली नाइट था, सर गॉथिक। वो भले दिखने वाले आदमी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे पूरा यकीन है कि ये देवी की इच्छा है। इस नन्हे बच्चे को सिखाना जरूर रंग लाएगा। तुमसे मिलकर खुशी हुई, लियोन। वो इस होली नाइट के नाम को लेकर थोड़ा हैरान था और एक्सरसाइजेस को लेकर और ज्यादा उत्सुक था। कृपया मुझे सिखाए, सर गॉथिक। पर किसे खबर थी कि ये तो आगे आने वाली शैतानी ट्रेनिंग की बस शुरुआत थी। वो दांत पीस कर पट्थर खींचता और कभी कभी उस कमबख्त गॉथिक का नाम बुदबुदता। ये तो सीधा सीधा बच्चों पर अत्याचार है। और तब वो 14 साल का था। एक होली नाइट सच में इंसान के रूप में छुपा हुआ एक राक्षस होता है और होली नाइट के रूप में पहचान मिलना बेहद मुश्किल था। ट्रेनिंग के जरिए कार्य पूरे करने होते हैं। अपने अनुभव और सम्मान से राज्य का शूरवीर बनना होता है। होली चैलाइस द्वारा चुना जाना और पवित्र जल होली वाटर प्राप्त करना। इसके अलावा ड्रैगोनिया के बेटे होने के नाते मुझे ग्रैंड ड्यूक बनने के लिए जरूरी हर ज्ञान हासिल करना था। गॉथिक तलवार चलाते हुए बच्चे को सिखला रहा था, एंड तक अपने दुश्मन पर गौर से नजर रखो और ग्रैंड ड्यूक की जिम्मेदारी संभालने की पढ़ाई होली नाइट बनने की ट्रेनिंग के दिनों में और भी बढ़ती जा रही थी। अगर ऊपर आसमां में भगवान है तो मैं उनसे विनती करता हूं कि वो नीचे आकर मुझे इस मुश्किल से बचाएं। भले ही मैं कोई धार्मिक इंसान ना हूं। देखते ही देखते वो लड़का 16 साल का हो गया। वो यही कहीं आसपास होगा। वो बारिश में भीगा हुआ रक्षासों के निशान ढूंढ रहा था। उसने पूरी दुनिया की यात्रा कर ली थी देवी से आशीर्वाद पाने के लिए और अपने मिशन को पूरा करने के बाद होली नाइट बनने के लिए।
और देवी से आशीर्वाद कैसे मिलता है भला, वो सोचने लगा। बस नेक काम करते रहो और देवी की शोहरत बढ़ते रहो तो जल्दी ही वो खुद दरवाजा खटखटा देगी। कितनी बेकार की बात है, उसने सोचा। उस गांव से कुछ हाइडोर रक्षासोन ने हमला कर दिया था। शूरवीर उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे ताकि पीछे के लोगों को बचाया जा सके। हे देवी, हमारी रक्षा करो, लोग चिल्ला रहे थे। लेकिन मेरे लिए तो तलवार उठाने और लड़ने के अंगीनात मौके थे। अपने सामने का नजारा देखकर वो समझ गया। यही वजह थी जिसे मैं सबसे ज्यादा चिंतित था। तुम बेवकूफ रक्षासोन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस राज्य के इलाके में अपने उन गंदे नंगे पैरों से घुसने की। हाँ, उसके रिएक्ट करने से पहले ही उसने उस राक्षस को पलक झपकते हाइडू टुकड़ों में काट दिया। जिसे लेकर वो हमेशा चिंतित रहता था वो यही था कि उसके प्यारे राज्य के दुश्मन बेहद ज्यादा थे। जब वो 20 साल का नौजवान बना तभी वो पहली बार देवी से मिला। वो खूबसूरत चमकती देवी माँ जो दयालु और शांत थी। उनकी आवाज गूंजी, तुम गफ्रिक ड्रैगोनिया के बेटे हो, तुम लियोन ड्रैगोनिया हो। उस पाल उसे सच में यकीन हुआ कि वो झूठ नहीं बोल रहे थे। वो सच में एक देवी माँ थी। हवाओं में उड़ती देवी ने उस नौजवान से कहा जो उनके सामने घुटने टेक खड़ा था, मैं तुम्हें एक मिशन देती हूँ जिसे तुम अपनी इज्जत और विश्वास साबित कर सकोगे। लियोन ने ट्यूरेंट जवाब दिया, मैं आपका आदेश स्वीकार करता हूँ देवी अरियाना। उस दिन से नाइट लियोन का देवी देवताओं पर विश्वास और पक्का हो गया। देवी सच में है। और सालों तक गुलाम की तरह काम करने के बाद वो आखिर में एक होली नाइट बन गया। फिर उसने एक के बाद एक मॉन्स्टर्स को निपटाया और फिर डीमंस को भी, ओआरसीज का सफाया किया, गॉब्लिन्स को मारा और उन बुरी कल्ट्स का भी खात्मा किया। आखिर में वो किंगडम का एक महान नाइट बन गया जिसे उसे दूसरे नाइट्स का नेतृत्व करने की शक्ति मिली। अंदज़न उसने 700,000 ओआरसीज को मारा था, ये कमीने ग्रीन स्किन्ड क्रीचर्स। अचानक उसे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। जब नाइट लियोन 35 साल का था वो एक डेमिगॉड, एक जीवित देवता के समान थे। किंग लियोन हट उनका स्वर्गवास हो गया। ये दिल दुखाने वाली घटना तब हुई जब वो एम्पायर द्वारा सम्मन किए गए डीमन किंग से लड़ रहे थे। सिर्फ ओआरसीज को संभालना ही इतना मुश्किल था, अब ये कमीने डीमंस भी हर जगह तबाही मचा रहे हैं। इसी वजह से इंसानों को देवताओं पर विश्वास करना चाहिए और उसी विश्वास के साथ जीना चाहिए। एम्पायर के वो कमीने सोर्सरर्स इस बात को एक तरफ रखते हुए उन्हें एक होली नाइट को चुनना था जो किंग लियोन हट का पैड संभाल सके। किंग लियोन हट जो इज्जत से शहीद हुआ और उस अफरा-तफरी के बीच गॉडेस ऑफ लाइट प्रकट हुई और बोली, होली नाइट लियोन ड्रैगोनिया, मेरे विश्वास पात्र नाइट, तुम इज्जत और विश्वास का प्रतीक बन चुके हो। देवी ने उन सभी नाइट्स में से नाइट लियोन को चुना था। लियोन ने देवता के चुनाव को आदर से स्वीकार किया। लियोन उस वक्त सम्मानित भी था और ताक हुआ भी, लेकिन वो किंगडम के लोगों को और अपने नाइट्स को निराश नहीं कर सकता था। और इस तरह लियोन ने सेक्रेड आर्टिफैक्ट से शक्ति ग्रहण की, गॉडेस द्वारा दिया गया लायंस हार्ट और होली ग्रेल की रक्षा करने की कसम खाई। और इस तरह लियोन ग्रैंड ड्यूक ड्रैगोनिया बन गया और लियोन हट किंगडम का किंग बनने के लिए सिंहासन का वारिस बना। जब लियोन 80 साल का था उस वक्त बहुत कुछ हुआ था। ओआरसी रेस के साथ कई महान युद्ध हुआ। वो कुबड़े और पागल गॉब्लिन्स महान डीमंस में इवॉल्व हो गए थे और एम्पायर ने मामलों को और उलझा दिया था। एम्पायर की सोर्सरर एकेडमी एक्सपेरिमेंट्स करती रही। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि एम्पायर ने नॉर्थ से आए कमीने हेरेटिक्स को स्वीकार कर लिया था। उनकी हिम्मत कैसे हुई देवताओं से भागने की? कैसे बेकार लोग हैं ये उन लोगों को ह्यूमन राइट्स दीन का नतीजा है जिनमें गुलाम बनने की भी शक्ति नहीं है। मुझे उन्हें अभी के अभी खत्म कर देना चाहिए। जब लियोन 96 साल का था आखिरकार उन कमीने एम्पायर वालों ने वो कर ही दिया है ना। अंधेरे कमरे में पुरानी भाषाएं हर कोने में गूंज रही थी। फिर वो ईविल सोर्सरर जैसा दिखने वाला शैक्स कानफोर्ड आवाज में चिल्लाया, हम आपको 3 मिलियन आत्माओं की बाली चढ़ाते हैं, कृपया हमारी इच्छा पूरी करें। वो एम्परर अपनी हद पार कर चुका था। वो कमीना हमेशा कहता था कि वो मरना नहीं चाहता, फिर भी उसने कैपिटल के 3 मिलियन लोगों की जिंदगी के साथ खुदकुशी कर ली और उसने कैपिटल में ही लॉर्ड ऑफ केओस को सम्मन कर लिया। आखिर में लियोन ने अपने नाइट्स को इकट्ठा किया अपनी होली स्वॉर्ड के साथ, जिस पर दुश्मनों का खून अभी सूखा नहीं था। पिछले साल के ओआरसी के खून के निशान अब भी ब्लेड पार चमक रहे थे। चलो एम्पायर पार चढ़ाई करते हैं।
जब लियोन 121 साल का था उस वक्त उसने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन दुख की बात है कि दुनिया उसकी इच्छा के खिलाफ बर्बाद हो गई। लियोन ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी इस कॉन्टिनेंट पार मौजूद हर बुराई को हराने के लिए अपनी सारी डिवाइन पावर्स के साथ, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। 100 साल का किंग अपनी पीक एज की तरह हाई लग रहा था। उनके सामने घुटने टेक खड़ा था जो शहीद हो गए थे। उसने अपने खास नाइट लॉर्ड अरेन से पूछा, तुम गर्व से अपना सर ऊंचा रख सकते हो? तुम्हारे पिता इज्जत से शहीद ह्यूदी और देवताओं के साथ स्वर्ग में शामिल हो गए थे। पूरी सेना अपने सामने देखो। क्या तुम्हें उन बारबैरिक दुश्मनों की आवाज सुनाई दे रही है जो पूरी धरती पर गूंज रही है? जोश बढ़ाने वाली उस गूंजती आवाज में देवताओं के लिए एक उदास दिल की पुकार थी। देवताओं, तुम्हारे जंग के घोड़े डर से कांप रहे हैं और टीन अपने रोने की आवाज को दिल में दबाने की कोशिश कर रही है। बच्चे अपने आंसू पी रहे हैं। नई पीढ़ी अपने हाथों में एक कमजोर विद्रोह की आग लिए हुए है और नाइट्स इस खून से लथपथ वेस्टलैंड में उम्मीद के बीज बोने की कोशिश कर रहे हैं। लियोन ने सामने खड़े डीमंस की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये वो है जिन्होंने मेरे भाइयों को छीन लिया। क्या तुम्हें उनकी आवाज सुनाई दे रही है जिन्होंने मेरे प्यारों को छीना है? क्या तुम्हें उन दुश्मनों की आवाज सुनाई दे रही है जो रास्ते में सब कुछ हड़पने की ताक में है? लेकिन मेरी देवी माँ इस होली स्वॉर्ड, होली स्पीयर और होली ग्रेल की मालिका। लियोन ने गर्व से चिल्लाया, क्रोध से भर जाओ। आखिरी पाल तक क्रोध में रहो। अपना ये क्रोध उन बेवकूफों पर निकालो जो झूठे घमंड के धोखे में डूबे हैं। मेन, आपका नाइट उस बुराई को रोक नहीं पाया जो पूरे देश और हराइजन तक फैल गई है। याद रखो, जब तक इज्जत बाकी है हम हारेंगे नहीं। उन शानदार शब्द के बाद लियोन ने अपनी स्पीयर स्पेशल इन्वेंटरी से निकाली। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय था और दिल पूरी तरह से देवताओं की तरफ था। ओह देवी, मेरी देवी माँ, ये नादान नाइट अब क्या करे? मेरी देवी के लिए, इज्जत के लिए और लियोन हट के लिए उसने सेना को लीड किया और दुश्मनों का सामना करने के लिए गेट खोल दिए। देवी ने अपनी आवाज लियोन के सबकॉन्शियस में डाल दी। ओह मेरे नाइट, मेरे प्यारे इज्जतदार नाइट, तुम्हारी देवी आखिरी पाल तक तुम्हारे साथ रहेगी। ओह मेरे नाइट। हवा में खून की बू घुली हुई थी। उसने सामने खड़े दुश्मनों को देखा और हुक्म देते हुए चिल्लाया, पूरी सेना ध्यान दो। हमला। उस साल की सर्दियों में हमने आखिरी जंग लाड़ी हजारों और लाखों डीमंस के साथ जो इस धरती पार फैल चुके थे। वो बारबैरिक गुलाम फ्लैश शील्ड्स की तरह इस्तेमाल किए गए थे और जबकि मियर नाइट्स स्पीयर्स और शील्ड्स से सज्जित थे, इज्जत के साथ बलिदान हो गए थे उन महान नाइट्स के साथ। और देवताओं द्वारा चुना गया वो शैक्स उन सभी मंदिरों में से अकेला हाई डीमंस से आखिरी तक लड़ता रहा। लियोन ने कई डीमन लॉर्ड्स और डीमन जनरल्स के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उन कमीनों को एक होली नाइट की शक्ति दिखाई। जब वो 217 साल का हुआ, सर्दी अभी तक खत्म नहीं हुई थी और फिर 231, 234, 256 साल भी बीत गए। लियोन ने आखिरी डीमन गेट भी तबाह कर दिया था। अब उनके पास छुपने की कोई जगह नहीं बची थी। उसका जंग पोशाक छोटी बड़ी कई लड़ाइयों से फीका पैट चुका था। लियोन की आंखों ने पीछे खड़े मॉन्स्टर्स और डीमन बीस्ट्स को घूरा जिसे वो डर के मारे कांप उठे। तुम ए शैतान के घटिया चेलो, अब तुम यही मेरे साथ फैंस कर रहोगे। मैं तुम सबका सफाया कर दूंगा, एक भी नहीं बचेगा। सच तो ये है कि मैं यहाँ फंसा हुआ नहीं हूँ, बल्कि वो कमीने मेरे साथ यहाँ फंसे हैं। तुम सब बदमाश, बेशरम। और देखते ही देखते लियोन 300 साल की उम्र तक पहुंच गया। लेकिन डीमंस और मॉन्स्टर्स को खत्म करने का सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। अब कोई भी डीमन चाहे कितना भी बड़ा हो, लियोन के सामने सिर्फ मौत ही पाता था, जिंदगी नहीं। हैरी, तुम ठीक हो? हाँ, क्या हुआ? लोग अपने सामने खून से लटपट अस्बेड सर को देखकर हैरान थे। उसने एक ही झटके में अस्बेड डीमन को हाराया था। उसकी गर्दन पर वो साफ कट देखकर और उसके मुंह की वो हैरानी वाली एक्सप्रेशन अभी तक जामी हुई थी। फिर उन्होंने अपने सामने उस नौजवान को देखा। उस अनजान लड़के ने कहा, जाग जाओ ए हीरो, अब और वक्त नहीं है, जाग जाओ। पीछे खड़े दो अजनबी सोच रहे थे, ये कौन है भला? लियोन बिना किसी वस्त्र के, हाथ में तलवार मजबूती से थामे, गर्व से बोला, मेन किंग लियोन हट हूँ। मैं वीरों में वीर नाइट और मंदिरों के विश्वास और इच्छाओं का वाहक हूँ। मैं हूँ लियोन ड्रैगोनिया लियोन हट। वो अनोखा नाम और ऐसी ताकत सुनकर हैरी नाम की लड़की हैरत से मुंह खोले रह गई। तो लियोन के 300वें साल में यूज आम इंसान मिले। नाइट किंग वापस आ चुका था। सेयूल के बीच में एक गेट खुल गया था, एक काला गेट जिसका लेवल मालूम नहीं था।
कोरियन हंटर एसोसिएशन और वर्ल्ड हंटर एसोसिएशन ने सभी देशों की बड़ी गिल्ड्स से इस रेड में शामिल होने की अपील की, लेकिन रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी गई क्योंकि कोई इस गेट की मुश्किल का अंदाजा नहीं लगा पा रहा था। आखिर में गवर्नमेंट ने हंटर एसोसिएशन को पहले अंदर जाने का ऑर्डर दिया। असल में ये मौत की सजा से कम नहीं था, और लेकिन अंदर जो लोगों ने देखा वो था एक नंगा आदमी जिसने अकेले ही छोटे से बड़े सभी मॉन्स्टर्स का सफाया कर दिया था। उनकी लाशें जमीन पर बिखरी हुई थी। अभी जिनसू की आवाज ने यूजस पाल की यादों से बाहर निकला। तुम थक गई हो, है ना? जिनसू ने प्यार से हैरी को कॉफी का कप देते हुए कहा। उसने शुक्रिया किया और उसके हाथ से कॉफी ले ली। क्या हुआ फिर? उसने जवाब दिया, कोई यकीन नहीं कर रहा। जिनसू को सुनकर ज्यादा हैरानी नहीं हुई क्योंकि ये समझने वाली बात थी। वो एक काला डीमन गेट था और उसमें एक ग्रेट डीमन भी था। बाकी गिल्ड्स की मदद के बिना वापस जिंदा लौटना ही एक चमत्कार था, लेकिन उससे पूरी तरह साफ करना वो तो नामुमकिन है। और ये सब सिर्फ एक इंसान की वजह से हुआ था। और ये रहा वो लड़का जो गुस्से वाले चेहरे के साथ सामने वाले को गो रहा था। उसकी आंखों ने बाहर खड़े लोगों के पसीने छुड़ा दिए। वो एक सर्वाइवर है ना? नहीं, वो उस गेट से बाहर निकला है। हाँ, सही कहा, वो दूसरी दुनिया से आया हुआ एक सर्वाइवर है। पहले भी कुछ ऐसे मामले ह्यू द जैब इंसान गेट के अंदर जिंदाबाद निकले थे, लेकिन 30 साल पहले पूरी दुनिया में जो गेट्स दिखे थे अनमेन के ही समनाते थी। अन गेट्स का थीम ऐसी दुनिया थी जो खतरे में थी या पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। और कभी कभी वो सर्वाइवर्स जो धरती पर वापस लौटते थे उनके पास ऐसी अनोखी शक्तियां होती थी जो उन्होंने डीमन वर्ल्ड में हासिल की थी। इसीलिए गवर्नमेंट हमेशा सर्वाइवर्स को खुश रखने की कोशिश करती थी और उन्हें रिक्रूट करने का प्लान बनती थी। हमें उन्हें हर हाल में रिक्रूट करना होगा। वो इंसान, पता है वो कितना ज्यादा टकटवार है। तो फिर हर हाल में एक ए रैंक हंटर को भी हाई लेवल डीमन से लड़ते वक्त अपनी जान दांव पर लगानी पड़ती है। और उसने ग्रेट डीमन को सिर्फ एक ही हमले में हारा। वो मॉन्स्टर जिसे बड़े बड़े एक्सपीरियंस्ड एस रैंक हंटर्स भी डरते थे, उसने सिर्फ उसे जल्दी और सफाई से निपटाया ही नहीं था। याद करो वो पाल, जब उस मॉन्स्टर का सर हमारे सामने गिरा था उसने उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया था। मगर अभी मुझे सबसे ज्यादा कल्चरल डिफरेंसेस की चिंता है। जिस तरह से वो अपने बारे में बात करता है वो किसी रॉयल फैमिली से होगा या कुछ और। मुझे लगता है सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? हैरी ने थोड़ी झिझकते हुए कहा। मुझे उसकी आवाज से महसूस हुआ वो बहुत अच्छा इंसान है। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि लियोन ने साउंड प्रूफ रूम से गुस्से में दहद लगाई। एक घटिया इंसान। फिर कांच टूटने की और हवा के झोंके की आवाज आई। सब चौंक गए। वो कांच भी टूट गया जो मॉन्स्टर्स को रोक सकता था। सच में लियोन के पूरे जिस्म से गुस्से का ऑरा निकल रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लियोन हार्डी के इस पाक नाम को बदनाम करने की? जिनसू सामने का नजारा देखकर अपनी जिंदगी पार हाय शक करने लगा। वो जो इतना नेक इंसान था। हैरी ने घबराते हुए कहा, ये तो कल्चरल डिफरेंस है। शायद बॉस, ये समझने के लिए कि लियोन इतना गुस्सा क्यों था हमें 15 मिनट पहले जाना होगा। जब वो डुलॉग अभी भी शांति से बातें कर रहे थे, लियोन ने सोचा, कितना अजीब एहसास है। हाँ बिल्कुल, मैं एक अनाथ था। अपने 20 साल की उम्र में दिन रात काम किया और थकान से मर गया। उसके बाद मैं एक दूसरी दुनिया में दोबारा पैदा हुआ। एक सदी से भी ज्यादा समय तक एक किंगडम का राजा और नाइट बना। डीमन रियल्म को जीतने के बाद लियोन ने 200 साल तक डीमंस का शिकार किया। कुल मिलकर 300 साल हो गए थे। थोड़ी तसल्ली थी कि उसे अभी भी मॉडर्न कोरिया की कुछ यादें थी। दूसरे शख्स ने पहले बात शुरू की। नमस्ते, आप हैं लियोन ड्रैगोनिया लियोन हार्डी? लियोन ने दूसरे शख्स को ऊपर से नीचे तक देखा। भले ही ऐसा हो, सच बताना कि मैं कभी अर्थलिंग था, मेरे लिए फेडमैंड नहीं होगा। तो उसने अपने पिछले जन्म की पहचान को बिल्कुल भुला दिया। क्या एक नाइट किंग जिसने 300 साल दूसरी दुनिया में राज किया, वो उस लड़के से ज्यादा बेहतर नहीं जो 20 की उम्र में ओवरवर्क से मर गया था? तो कई सदियों तक राजा रहने के अनुभव के साथ उसने झट से फैसला ले लिया। उसने दूसरे शख्स की तरफ मुश्किल से देखा और बोला, मुझे महाराज कहो। ओ देहाती, लियोन का घमंडी चेहरा देखकर वो नौजवान एकदम जैम सा गया। दूसरे शख्स के पास कोई और रास्ता नहीं था तो वो मान गया। लियोन ये देखकर थोड़ा हैरा हुआ। उसने सच में उसकी बात मान ली थी। क्या वो सच में एक अच्छा इंसान है, या गवर्नमेंट मुझ जैसे सर्वाइवर्स से बस होशियारी से डील कर रही है?
चश्मे वाले नौजवान ने हकलते हुए कहा, तो फिर ब्लैक गेट मेरा मतलब है महाराज की दुनिया का हमारे हंटर्स के साथ टकराव हुआ था और आपने उन सबको, उन सारे डीमंस को संभल लिया, है ना? लियोन ने बिना इनकार किए कहा, बिल्कुल सही। क्या तुम भूल गए? ये सुनकर चश्मे वाला नौजवान घबरा गया। माफ करिएगा, आपका मतलब है मैंने पूरी डीमन जाति को खत्म किया और नाइट्स के सम्मान की रक्षा की। मैं तुम्हें अपना टेम्परेरी सेक्रेटरी बनने का हुक्म देता हूँ। मैं तुम्हें इस महान घटना को दर्ज करने का विशेष अधिकार देता हूँ। चश्मे वाले नौजवान का चेहरा ये सुनकर उतर गया। उसने हिचकिचते हुए कहा, आह, जी हाँ, जी, उफ, ये कल्चरल डिफरेंसेस कितने मुश्किल होते हैं। खैर तो, लियोन ने सर झुकाया और होशियारी से कहा, यहाँ कोई रॉयल वेलकम सेरेमनी नहीं होती क्या? ये सुनकर उसने जल्दी से फोन निकला और टाइप करने लगा। आपकी आंखें जल रही होंगी। मेरा मतलब है आप भूखे होंगे महाराज। मैं अभी खाना तैयार करता हूँ और मुझे इस दुनिया के बारे में बताओ। चश्मे वाले नौजवान ने झट से अपने चश्मे ठीक किए। जी हाँ, मैं समझता हूँ। ये बुरा सपना अचानक 3 साल पहले शुरू हुआ। दुनिया भर में गेट्स खुल गए, मॉन्स्टर्स और डीमंस आने लगे। तब से ही हम इमरजेंसी में हैं। कई हारों के बाद हमें एहसास हुआ कि हर गेट का एक थीम और एक सॉल्व करने वाली क्वेस्ट होती है, और अगर किसी गेट को रिजॉल्व ना किया जाए तो एक डंजियन ब्रेक होता है और मॉन्स्टर्स धरती पर हमला कर देते हैं। दरवाजे पर दस्तक सुनकर चश्मे वाला नौजवान खड़ा हो गया। अच्छा, लगता है खाना आ गया है। जब वो नौजवान खाना लेने गया, लियोन सोचने लगा, थोड़ा फर्क है। मेरी दुनिया में डीमंस हर जगह फैल गए थे, जैसे बारिश के बाद मशरूम्स उगते हैं, लेकिन इस जगह पर तो गेट्स है जिनके थीम्स और क्वेस्ट्स हैं। अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल चमका, जैसे कि ये इंसानियत को ट्रायल्स से मजबूत करना चाहता हो। कुछ देर बाद चश्मे वाला नौजवान वापस आया। महाराज, आपका भोजन आ गया है महाराज। घंटों तक उबाली हुई हड्डियां, नमक, मिर्च और थोड़ी कुरकुरी किमची के साथ। वो ट्यूरेंट समझ गया, क्योंकि जब वो अर्थ पार एक वर्कर था, ये कोरियन बीफ बोन सूप उसके लिए कंफर्ट फूड जैसा था। इंसानों को ऐसी चीजें पसंद आती है, ना कि कुछ नया या अजीब। लेकिन लियोन को खुद को रोकना पड़ा। अपनी लार गटकते हुए उसने अपनी भूख को साइड में रखा, क्योंकि एक राजा को अपनी शान बरकरार रखनी होती है। उसने गुस्से से चश्मे वाले नौजवान से पूछा, ये क्या है? चश्मे वाले नौजवान ने लियोन का गुस्से से काला पड़ा चेहरा देखे बिना जवाब दिया, जी महाराज, ये बीफ बोन स्ट्यू है। आयसी देहाती लोगों का कंफर्ट फूड कहते हैं। चश्मे वाले नौजवान को डिश समझाने का मौका दिए बिना लियोन ने गुस्से में टेबल और खाना दोनों तोड़ दिए। वो चिल्लाया, अरे ओ नीचे दर्जे के इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लियोन हार्डी के इस पाक नाम को कलंकित करने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रॉयल फैमिली को देहातियों का खाना सर्व करने की? क्या तुम्हारा किंगडम दूसरे किंगडम के रॉयल्स से ऐसे हाई पेश आता है? जब लियोन दूसरी दुनिया का राजा था, छोटे देवताओं का दूत, होली ग्रेल का रक्षक, होली स्वॉर्ड और होली स्पीयर का मालिक। अरे नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं है। बिना सुने ही उसने दांत दिया, एक आउटसाइडर, एक मामूली किसान। मालोस, जो लॉर्ड ऑफ केओस है, 23 आर्च डीमंस का स्वामी, डीमंस का सबसे बड़ा दुश्मन, जिसने लाखों डीमंस का सफाया किया है, 300 साल की जंग का अवतार, और आखिर में एक रिग्रेसर। 300 साल बाद जब वो धरती पर लौटा तो उसने यही किया। टेबल पलट दिए, प्लेटिंग तोड़ दी। पूरा निराश होकर उसने सामने देखा तो नया केओस हाई नजर आया। ये सब इसलिए है क्योंकि इनके पास सही धार्मिक विश्वास नहीं है। इन बेवकूफ गवारों को ज्ञान देना शाही परिवार का फर्ज है। उस तबाही के बाद आखिरकार एक सही हाई क्लास मील सर्व किया गया। लियोन ने बड़े आराम से, शांत भाव से स्टेक के टुकड़े काटे और धीरे धीरे उनका स्वाद लिया। जिन्सु को हैरत हुई, ये चिकन और हमारे ब्लैक बीन नूडल्स को कैसे पहचान गया। इधर हरी ने चैन की सांस ली। भगवान का शुक्र है, वो टी बोन स्टेक और 1993 रेड वाइन पी रहा है। हरी, तुम पहले जाओ, जिन्सु के अचानक कहे शब्दों से हरी घबरा गई। मुझे कहाँ आती है एंशिएंट लैंग्वेज, पर मुझे लगता है वो तुम में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। तुझे तो ब्रेव कहा गया था ना, कम से कम वो तुझे बाहर तो नहीं निकालेगा। उसने तेवर चढ़ाकर कहा, पर उसने तो बस मुझे ब्रेव हाय कहा था, लेकिन आखिर में उसे अंदर धकेल दिया गया। हुजूर, मैं सच्चे दिल से माफी मांगती हूँ आपकी भोजन में रुकावट डालने के लिए। लियोन ने नजाकत से अपना मुंह पोंछा, हरी को दरवाजे से झांकते हुए देखते हुए। तुम वही स्वॉर्ड्समैन हो ना जो उस दिन थी? बैठो।
ये देखकर कि वो उसे मना नहीं कर रहा, हरी खुश हो गई। उसने बाहर बैठे लोगों को इशारा करना नहीं भूला कि उसकी पहली सीधी कामयाब हो गई है। टेबल पार बैठकर वो हर शब्द बहुत सोच समझकर बोल रही थी। खाना कैसा लगा हुजूर? बुरा नहीं था। मेन शेफ का जुनून और उसकी हुनर महसूस कर सकता हूँ। और मैंने तुम्हें तकलीफ इसलिए नहीं दी कि खाना मामूली था, बल्कि तुम्हारा राजा के प्रति बर्ताव सही नहीं था। जब तुम किसी दूसरे मुल्क के शाही परिवार का स्वागत करते हो तो उनसे सबसे बेहतरीन बर्ताव होना चाहिए। इससे तुम्हारे देश की सुरक्षा पर असर पड़ेगा। सही कहा ना? हरी के ग्रुप को ये सब कैसे पता होता? वो घबरा कर बोली, हुजूर, मेरी नादानी को माफ कीजिएगा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे तुम्हारा नाम हाँ कुछ है ना? हाँ जी, मेरा नाम हाँ हरी है। मैंने इस दुनिया के बारे में सुना है। वो डीमंस, वो ड्रैगन क्रीचर्स इस गृह पार आ चुके हैं, है ना? हाँ जी, बिल्कुल सही है। हाँ, हरी का अब सिर्फ एक हाई मिशन है, यूज हंटर एसोसिएशन में शामिल होने के लिए मनना। उसने मन ही मन सोचा, कम से कम मुझे उसे अपने देश में शामिल होने के लिए मनना होगा। अपनी घबराहट छुपते हुए वो बोली, क्या अगर हुजूर हमें इजाजत दे तो साउथ कोरिया की गवर्नमेंट अब से आपका ख्याल रख सकती है। 21वीं सदी की दिमागी जंग का मुद्दा सर्वाइवर्स को स्काउट करने के आईआरडी घूमता है। चाहे तुम्हें उनसे कितने भी वादे करने पड़े, लेकिन तुम्हें उन्हें दूसरे देशों में शामिल होने से रोकना होगा। हरी की बात सुनकर उसने शक से कहा, तो जब तक मैं इस दुनिया में हूँ, क्या मेरा फर्ज बनता है कि मैं जंग के मैदान में जाऊं? अगर मैं एक सम्मानीय योद्धा हूँ तो मुझे लड़ना ही चाहिए। हरी ये सुनकर बहुत खुश हुई। तो क्या आप हमारे हंटर एसोसिएशन से जुड़ना चाहेंगे? नहीं, लियोन ने आगे कहा, लेकिन उसकी आवाज में जैसे ज्वालामुखी फटने वाला हो। एक राजा दूसरे किंगडम की सेना का सिपाही नहीं बन सकता। मैं इस दुनिया में अपनी खुद की नाइटली ऑर्डर बनाऊंगा। देखने में तो डरावना था, पर हाँ, हरी को अंदर से ये बात सही लगी। हरी सिर्फ सर हिला सकी। बाहर आकर उसे एक और ताकड़ीन वाली खबर मिली। ऊपर उन्होंने क्या कहा और क्या कहते वो लोग? ज्यादा से ज्यादा मदद ही कर सकते हैं। अच्छा हुआ वो किसी दूसरे देश या बेड गिल्ड में नहीं गया। हरी ने थक कर कहा, एसोसिएशन गवर्नमेंट से जुड़ी है और उन्हें उसके सामने झुककर भीख मांगनी पड़ेगी। ये सब उन कमीनों की वजह से है जो एसोसिएशन में पैसा और ताकत का घमंड करते हैं। हाँ, याद आया, वो फीनिक्स गिल्ड ना। अचानक इमरजेंसी अलार्म की घंटी बज उठी। इमरजेंसी मैसेज, हुनन प्लेन में एक डंजियन ब्रेकआउट हो गया है। अगर वेयरहाउस के पास डंजियन ब्रेकआउट हुआ तो वो दुष्ट शक्तियां सारा अनाज बर्बाद कर देंगी। पर फीनिक्स गिल्ड में ही तो ईरेंक हंटर योंग वैन है ना? ऐसा कैसे हो सकता है कि वो एक ऑरेंज गेट को ना रोक पाए? ऐसा है क्या? मुझे लगता है उन कमीनों के पास कोई और प्लान है। हमें ट्यूरेंट जाकर उन्हें रोकना होगा। फीनिक्स गिल्ड, वो कुत्ते। बाहर से गालियां सुनकर लियोन चुपचाप इस दुनिया के बारे में और जानकारी इकट्ठा करने लगा। दरवाजे के उस पार हर सांस, हर बात लियोन को साफ सुनाई दे रही थी। लगता है ये लोग मुश्किल में हैं। अगर डंजियन ब्रेकआउट हुआ तो क्या जमीन बंजर हो जाएगी और खेती नहीं हो पाएगी? जैसा सोचा था, यहाँ भी वो बात नहीं है। उसने अपने जिस्म में डिवाइन पावर महसूस की और उस भगवान से बात करने की कोशिश की जिसे वो हमेशा पूछता था। तुम ठीक हो? हे देवी डेमेरा। उसकी पुकार एक बेड कैथेड्रल तक पहुंची। एक लड़की की परछाई जिसके जिस्म पर हरे रंग का हुडेड क्लोक था। उसकी भूरी जुल्फे हवा में लहरा रही थी और क्लोक के नीचे से एक हल्की मुस्कान दिखी जो लियोन की पुकार का जवाब दे रही थी। बाहर की दुनिया में धन के खेत सूखने लगे थे। खूबसूरत पीला रंग धीरे धीरे कला और बेजान होता जा रहा था। ये ऑरेंज गेट अभी तक खुला हुआ है और इस बर्बादी की असली वजह भी यही है। हंटर ली इयोन वैन, ये क्या तमाशा चल रहा है यहाँ? तुम लॉक गिल्ड ए से हो? वो लाल बालों वाला लड़का, ली इयोन वैन, उसके चेहरे पे घमंड और बदमाशी साफ झलक रही थी। क्या मैनेजर किम और असिस्टेंट हा भी यहीं मौजूद हैं? किम जिनसू ने उसे गुस्से से घूरा। ये हरामी, उसने जानबूझकर डंजियन को फैलने दिया। सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने उसकी शर्तें नहीं मानी, उसने ये सब किया है। फीनिक्स गिल्ड ने गेट्स से होने वाले फेड पार टैक्स छूट के लिए लगातार दरखास्तें भेजी हैं। उन्होंने गेट के बाई प्रोडक्ट्स से खूब पैसे कमाए हैं, मैजिक स्टोन्स और मॉन्स्टर मटेरियल्स से, और वो हजारों अरब और कमाने के लिए टैक्स छूट चाहते हैं। एक बड़ी गिल्ड होने के नाते वो पहले ही बहुत कमा चुके हैं। उनकी मांगे क्या ठुकरा दी गई? उन्होंने ऐसी हरकत करने की हिम्मत कैसे की? हैरी ने आगे बढ़कर उससे गुस्सा किया, हंटर ली इयोन वैन, हमें ये गेट ट्यूरेंट बैंड करना होगा। आज से एक हफ्ते का वक्त है। अगर हम आईएससी ऐसे ही छोड़ देंगे तो
वो हंसकर बोला, मुझे पता है, पता है। गेट की ऑक्शन अथॉरिटी ट्रांसफर हो जाएगी, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? मियर गिल्ड मेंबर्स तो बुरी तरह जख्मी पड़े हैं। ऐसे में डंजियन क्लियर करना नामुमकिन सा है। हम कल कोशिश करेंगे, लेकिन क्या होगा ये हम नहीं जानते। हैरी ट्यूरेंट भड़क उठी। तुम्हारे अंदर जरा भी देशभक्ति नहीं बची क्या? तुम जानते हो होनम प्लेन अगर गंदा हो गया तो क्या हाल होगा? वो घमंड से मुस्कुराया, उसकी शक्ल देखकर मुक्क मारने का दिल किया और बोला, मुझे क्या खबर, मैं क्या जानूं? तुम इतनी बचकानी और नादान क्यों हो मिस हैरी? मैंने तुम्हें पिछले साल के एजेंडा में भी ये बात समझाई थी। इस दुनिया में इंसाफ का मतलब सिर्फ पैसा और ताकत है। तुम तो बेड ही चिचोरे और पुराने ख्यालों के लगते हो। लियोन को देखते ही हैरी हैरत में डूब गई। महाराज लियोन। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा, चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही थी। एक राजा का नाम यूं ही बेपरवाही से मत लो। मैं तुम्हें सिर्फ मियर पैड से पुकारने की इजाजत देता हूँ। यही औरत। इयॉन वैन खुद को रोक नहीं पाया और सामने वाले से पूछ बैठा, तुम कौन हो? तुम तो किसी वेस्टर्न कंट्री के लगते हो। लियोन ने गुराते हुए जवाब दिया, जुबान संभल के। तुम जैसे एक छोटे इंसान की हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बातें करने की? लियोन के दबाव में भी उसने खुद से कहा, मेन दुनिया के एस रैंक हंटर्स में से एक और टॉप 10 गिल्ड का गिल्ड लीडर, और इसने मुझे छोटा इंसान कहा। लगता है तुम्हें अपनी जिंदगी से कोई लगाव नहीं। माहौल में बारूद की बू संग कर हैरी ने फौरन बीच बचाव किया, रुक जाओ, हंटर ली इयॉन वैन, वो भी एक सर्वाइवर है। सर्वाइवर? उसके बाद उसने पाल भर में अपना रवैया 360 डिग्री बदल लिया और अदब से कहा, मुझसे गुस्ताखी हो गई। मेनली इयॉन वैन हूँ, फीनिक्स गिल्ड से। शायद आप ग्रे स्केल गिल्ड से हैं। लियोन ने उसे आगे बकवास करने दिए बिना बीच में ही टोक दिया, एक राजा कभी दो बातें नहीं करता। उसने ली इयॉन वैन को पूरी तरह नजरअंदाज किया और जिंसू की तरफ मुड़कर कहा, मुझे यहाँ की समस्या बताओ। मेन गेट के बारे में ज्यादा जानता नहीं, इसलिए एक साफ साफ ओवरव्यू दो। क्या वो हमारी मदद करेंगे? दोनों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। ये एक डंजियन आउटब्रेक है। जब भी डंजियन आउटब्रेक होता है तो बहुत सारे हानिकारक तत्व निकलते हैं जो जमीन को दूषित कर देते हैं, और ऐसी दूषित जमीन पर फसलें उगना नामुमकिन हो जाता है। ये होनम प्लेन हमारा एक बेहद जरूरी अनाज भंडार है, और इस वक्त उन रक्षासोन की शक्तियां इस जमीन को बर्बाद कर रही है। तो तुम्हारे पास क्या हाल है? हैरी ने फौरन जवाब दिया, हमें उन्हें शुद्ध करना होगा और डंजियन को जितनी जल्दी हो सके क्लियर करना होगा, और इस डंजियन को पूरी तरह से खत्म करना भी जरूरी है। मैं समझ गया। तो ये पोल्यूटेड जमीन और गेट का आउटब्रेक हाई असल समस्या है ना? फौरन सेना को यहाँ बुलाओ। कल जैब अनकीडेमकोडो के डंजियन रेड की टाइम लिमिट खत्म हो जाएगी तो ये राजा खुद उसमें कदम रखेगा। सच में? उसके सवाल का जवाब देने के बजाय उसने कहा, लेकिन उससे भी पहले एक दूसरे मुल्क का राजा किसी और मुल्क की मिलिट्री एक्टिविटीज में यूं ही अपनी मर्जी से शामिल नहीं हो सकता। सबसे पहले मुझे इस मुल्क के राजा की अनुमति चाहिए। उसने बेबास होकर कहा, क्षमा कीजिए, नहीं, मुझे लगता है ठीक है। लेकिन लियोन ने मजबूती से कहा, हर चीज के अपने कानूनी मसले और नियम होते हैं। तुम खुद को एक सम्मानित योद्धा कैसे बुला सकते हो जब तुम इस मुल्क के कानून नहीं मानते? जल्दी करो, अपने राजा को खबर भेजो। इयॉन वैन वही खड़ा उसे देखता रहा, उसकी आंखें फटी रह गई। ये हरामी तो मुझसे भी ज्यादा बिगड़ा हुआ है। आखिरकार उनका संपर्क हो ही गया। पहली कानूनी कार्रवाई पूरी होने के बाद हैरी ने रिपोर्ट किया, महाराज, आपने मुझे पहले से तैयारी करने को कहा था तो मैंने वैसा ही किया है। लेकिन आप इन चीजों का इस्तेमाल कैसे करने वाले हैं? तुम्हारी ये कीमती जमीन दूषित हो चुकी है, हमें आईसी शुद्ध करना होगा। वो घबराहट में बोली, माफ कीजिए, सिर्फ इन घास फूस की गुड्डियों से? शायद आप नहीं जानते कि लियोन ने 2 चीजें मांगी थी। अनमेन से एक ये घास फूस की गुड्डी थी। तो क्या ये वही औरतीन है जिन्होंने ये गुड्डियां बनाई है? जी हाँ महाराज। और दूसरी शर्त ये थी कि जिन औरतों ने बच्चों को जन्म दिया है वही ये गुड्डियां बनाई। सामने खादी औरतों को देखकर उसने सर हिलाया, बहुत खूब, सब अपनी बनाई हुई गुड्डियां दिखाओ। इसी वजह से इस प्लेन के बीच में एक गुड्डी बनाने का मुकाबला रखा गया था। लियोन अन गुड्डियों को परखने लगा जो उन्होंने बनाई थी। जितना वो देखता गया उसका चेहरा उतना ही उदास और गमगीन होता गया। यकीन नहीं होता जब तक वो लड़की कुछ समझ पाती। उसने गुस्से से गुड्डी को टुकड़ों में फाड़ दिया। ये अजीबोगरीब ढांचा, और इसको तुम गुड्डी कहते हो? फेंक दो आईसी। फिर एक एक करके बाकी गुड्डियां भी आई।
अफसोस, लियोन को अनमेन से कोई पसंद नहीं आई। क्या डिसअपॉइंटिंग है। फेंक दो। क्या तुमने नहीं कहा था कि जिन्होंने बच्चों को जन्म दिया है ये सब नासमझ और बुद्धू है। हैरी ने भी कोशिश की, लेकिन लियोन ने उसे भी बेरुखी से रिजेक्ट कर दिया। बेशुमार गुड्डियों को छूने के बाद भी सबकी सब फेंक दी गई। लियोन की नजर में सिर्फ एक हाई शख्स आया, एक 80 साल की बुजुर्ग औरत जिसे शादीशुदा होने का भी दर्जा हासिल था। उस बूढ़ी माँ के हाथों में डॉल देखकर वो बहुत खुश हुआ। वाह, कमाल है। आपके कितने बच्चे हैं माँ? बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, 12। उसने उनका हाथ पकड़कर कहा, माँ, आपने तो देशभक्तों को जन्म दिया है। आमतौर पर मेन मेडल्स और तोहफे देता हूँ, लेकिन अभी के हालात ऐसे हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। कृपया मुझे माफ करें। ये कहकर उसने धीरे से बूढ़ी औरत के हाथ पर एक किस किया। उसकी जरूरत के मुताबिक डॉल मिलने के बाद उसने खेत के बीचों बीच एक ऑल्टर बनाया और डॉल को ठीक से टेबल पार रख दिया। उसने संतुष्टि से सर हिलाया। अब शर्तें पूरी हो चुकी है। उसने अपनी डायमेंशनल स्पेस से वो सेक्रेड चैलाइस निकला जिसे उसने कब से संभाल कर रखा था। हे, इस भूमि की धरती माँ, इस धरती के वासी आपको ये हार्वेस्ट डॉल भेंट करते हैं। कृपया आयसी स्वीकार करें। उसके आह्वा पर एक रोशनी की धारा सेक्रेड चैलाइस में उतर गई। सेक्रेड चैलाइस के अंदर पानी धीरे धीरे एक एक बूंद करके बढ़ने लगा और फिर किनारे तक भर गया। देखने वाले हैरान थे, वो कप अपने आप पानी से भर रहा है। तभी सूरज निकलने लगा था। लाल रंग की चमकती रोशनी बादलों को चीरती हुई आ रही थी। एक नया दिन शुरू होने को बेताब था, मगर आज का सूरज एक खास शुरुआत लेकर आया था इस दुनिया के लिए। सेक्रेड चैलाइस का पानी हार्वेस्ट डॉल के चारों तरफ घूमने लगा और फिर तेजी से उसके अंदर समा गया। क्या पानी इस डॉल के अंदर जा रहा है? और देखो, वो डॉल खुद भी एक खुद खादी हो रही है। हार्वेस्ट डॉल से एक नर्म आवाज गूंजी, लियोन हैच, मेरे बच्चे। उसने अस डॉल में मौजूद देवी को अदब से झुककर प्रणाम किया। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, धरती माँ डेमेरा, जीवन और समृद्धि की देवी। काफी अरसा हो गया है ना? और इस तरह एक देवी इस धरती पर उतर आई। महान धरती माँ डेमेरा को प्रणाम, जीवन और समृद्धि की देवी। ये इलाका भी बुराई की गिरफ्त में है। धरती भी प्रदूषित हो चुकी है। हाँ, यहाँ बुरी शक्तियाँ भी मौजूद है और कोई देवता भी नहीं है। इसलिए मुझे डर है कि ये छोटे जिद्दी लोग आपको दुखी करेंगे। ये कहते हुए उसने इयोंग वैन की तरफ तिरछी नजर डाली, जिसे डर लगा और वो अनजाने में कुछ कदम पीछे हट गया। देवी डेमेरा ने जवाब दिया, बेकारी और लालच हमेशा जल्दी में नहीं गिने जाते। ये तो इंसानी फितरत का हिस्सा है। तो अब तुम्हारा क्या इरादा है? वो कुछ पाल के लिए खामोश रहा और फिर बोला, इन योद्धाओं के बीच सुधार लाना कोई मुश्किल नहीं। एक विजेता की शक्ति बहुत पवित्र होती है। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि कर्तव्य और शक्ति यहाँ एक साथ मौजूद रहे। मैं इन जिद्दी लोगों को सुधारूंगा और उन्हें सही रास्ते पर लाऊंगा। तभी इस धरती पर एक नया पवित्र स्थल बन सकता है। छोटी डॉल ने भावुक होकर लियोन की तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, मेरे बच्चे, क्या तुम मुझसे कोई वरदान नहीं चाहते? मैं अपने बच्चे के लिए हमेशा तैयार हूँ। देवी माँ डेमेरा, इस धरती के आजाद नागरिक एक काली शक्ति से पीड़ित है। मुझे यकीन है कि आप ये नहीं चाहती है, लेकिन कृपया इस जमीन को ठीक करें और शुद्ध करें। तुम तो मेरे सूरज हो, मेयर चैंपियन। इस दुनिया की जमीन मेयर शहर का हिस्सा नहीं है। मैं अपनी दिव्यता यहाँ फैलाऊंगी और इस जमीन की प्यास को अपने रक्त और मांस से भर दूंगी। तभी इस धरती पर चलने वाले हर जीव तुम्हारे साथी बनेंगे। उसके बाद आसमान से एक खूबसूरत चमकदार सुनहरी रोशनी नीचे छाई। जो धन के पौधे काले पैट गए थे, अब फिर से सुनहरे हो गए। सभी की हैरानी के बीच ये बिगड़ा हुआ खेत आंखों के सामने तेजी से ठीक हो रहा था। उसका गुस्से वाला मिजाज फिर उभार आया। वो जोर से बोला, देखो और सीखो। तुम जैसे मूर्ख लोग ये सब ना सीख सकते हो और ना समझ सकते हो। ये एक ऐसी दुनिया है जिसे दिव्यता से आशीर्वाद मिला है, जहाँ जीवन पनपता है और फल फूलता है। यही एक जीवित प्राणी का असली कर्तव्य है। ये उपजाऊ जमीन एक अनंत वादे का सबूत है। अच्छे काम को खराब होते देखकर और उस धन के खेत को आंखों के सामने सुनहरी रोशनी बिखेरते हुए आयोन वैन ने गुस्से से दांत पीस। वो अपनी जिद पार ऐड गया और चिल्लाया, सब लोग उसके बहकावे में मत आओ। वो फसल जादू से उगी गई है और बेहद जहरीली है। मुझे यकीन है कि आप सब ये जानते हैं, है ना? लियोन ने उसे गुस्से से घूरा, सच में कितना घमंडी बेवकूफ है। ये फसल तो भगवान ने आशीर्वाद दी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी जहर कहने की? आयोन वैन का रुकने का कोई इरादा नहीं था। उसने लियोन की पवित्र शक्ति को बदनाम करना जारी रखा। वो बेकार घास फूस की डॉल
लियोन ने उसे चेतावनी दी, मैं तुम्हारी बेवकूफी को सिर्फ एक बार माफ कर सकता हूँ। अपने उस गंदी नाली जैसे मुंह से देवी का नाम खराब मत करो। आयोन वैन कुछ कहने ही वाला था, लेकिन लियोन की बातों ने उसे चुप करा दिया। लनत है, ये नहीं हो सकता। मेरा सारा प्लान इसकी वजह से चौपट होने वाला है। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मैं तुम्हारे इन झूठे दावों को सबके सामने लाऊंगा। फिर वो लियोन के सामने तेजी से बढ़ा और उससे सवाल किया, हमें अभी भी सबूत चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आप अनलॉग ऑन के फेड के लिए कोऑपरेट करेंगे जो आईसी कंज्यूम करेंगे। ये कहते हुए वो अंदर ही अंदर मुस्कुराया। मैं तुम्हें धोखेबाज साबित करूंगा। मैं एक अप्रेजर दूंगा। गिल्ड का एक मेंबर बाहर आया और अनब्लेस्ड राइस ग्रेन्स को इवैल्यूएट करने लगा। तो फिर मेन शुरू करता हूँ। उससे कहो वो अपने हाथों से कुछ पावर यूज करके चेक करे। लेकिन जितना वो चेक करता गया उतना ही कुछ अजीब लगा। कुछ देर बाद हैरत से उसका चेहरा पीला पैट गया। ये तो गॉड ब्लेस्ड राइस है। इतना रेयर लेवल का मिलना मुश्किल है। ये सारा राइस रेयर लेवल का है और ये लेवल 3 की बीमारियां, यहाँ तक कि कैंसर भी ठीक कर सकता है। जिनसू की टीम स्टन्ड हो गई। सच में? हाँ सच में। जिनसू ने ट्यूरेंट ऑर्डर दिया, कोई जल्दी से मिनिस्टर के घर से एक पॉट ले आओ। जल्दी ही पॉट रेडी हो गया। जैसे ही चावल बने उन्हें चेक करने ले गए। जिनसू ने पहला बाइट लिया। जैसे ही उसने खाया और स्टैट्स पढ़े वो हैरान रह गया। इम्पॉसिबल, ये चावल ब्लेस्ड राइस से बने हैं। स्टैमिना रिकवरी रेट 100 पॉइंट्स पर मिनट। मना रिकवरी रेट 50 पॉइंट्स पर मिनट। टोटल ड्यूरेशन 8 घंटे। ये तो किसी बूस्टर पोशन के बराबर है। सिर्फ ये व्हाइट राइस एक 3 मिलियन वर्थ के बूस्टर पोशन के बराबर कैसे हो सकते हैं? एक सरप्राइज खत्म नहीं हुआ कि दूसरा आ गया। हरी भागते हुए एक बॉल चावल लेकर आई। बॉस बॉस बॉस, और भी खबर है। पहले चबा लो फिर बताना। हरी ने जल्दी जल्दी चबाया। फिर उसने कहा, मुझे थोड़ी क्यूरियोसिटी हुई थी और मैंने एक बाग खा लिया। उसकी बात सुनकर जिनसू एक पाल के लिए डम्फाउंडेड रह गया। खाया? बग खाया? उसने कहा, यूज फ्लेम कोर मिल गया था जिस पर सब हैरान रह गए। तो क्या ये फ्री बूस्ट था? अगर पूरी जमीन सच में ब्लेस्ड है तो ये कोई अजीब बात नहीं कि सारे लिविंग बीइंग्स को भी ब्लेसिंग मिली। चावल खाने के बाद पूरी टीम को एक नया मिशन मिला। जितने हो सके उतने बग्स पकड़ो। हम फ्लेम कोर से भरे ह्यू गेट में एंटर करेंगे। इसे हंटर एसोसिएशन का मोटिवेशन बढ़ गया। दूसरी तरफ गॉडेस डेमिरा ने कहा, मेरे बच्चे। लियोन ने अदब से जवाब दिया, हाँ गॉडेस डेमिरा, लगता है मैंने यहाँ जो करना था वो सब कर लिया। अब मेरे लौटने का वक्त आ गया है। लियोन ने झुककर कहा, मैं कभी नहीं भूलूंगा आपका हम पर ये दिव्या प्रेम। मेरे बच्चे, एक आखिरी सबक है जो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। आईसी खाना मत भूलना। ये कहकर वो सीजनल डॉल वापस अपने नॉर्मल रूप में आ गई। धूप से टेबल पार गिरी। उसके अंदर की डिवाइन पावर भी पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। योर मैजेस्टी। क्या है? लियोन ने कहा, ये डिवाइन पावर। क्या इस दुनिया में कोई गॉड नहीं रहता? हरी चुप हो गई और फिर जवाब दिया, मैं श्योर नहीं हूँ। एक पूरी जिंदगी और एक दुनिया डिवाइन शक्ति से ही बनेगी। तुम अर्थ के लोगों को ये अच्छे से याद रखना चाहिए। जैब वॉरियर्स का पेट भर जाएगा। हम अस गेट पार अटैक करेंगे। दूसरी तरफ योंग वैन लियोन को गुस्से से गो रहा था। लीडर, क्या ये सब ठीक है? अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे प्लान में प्रॉब्लम्स आएंगी। जितना योंग वैन सुनता गया उतना ही गुस्से में आ गया। वो कमीना, डैम इट, ये कहां से निकल आया? अगर वो नहीं होता तो गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं होता हमारी डिमांड्स मैंने पढ़ते। काश वो गेट के अंदर ही मर जाए। ये सोचते ही उससे कुछ याद आया। वो शैतानी हंसी हंसा। ये भी बुरा आइडिया नहीं है। उसके चेले ने उसे देखकर पूछा। योंग वैन ने कहा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। ये गेट ऑलरेडी पार्शली एक्सप्लोर हो चुका है। हाँ, लेकिन बीच का हिस्सा थोड़ा मुश्किल है पार। इतना सुनते ही वो समझ गया। सिर्फ एक ए रैंकर बचा है। हाँ हरी, एग्जैक्टली। वो सर्वाइवर शायद ब्लेसिंग और कोर क्रिएशन प्रोफेशन से हैं। मुझे लगता है वो कॉम्बैट में यूजलेस होगा। तो इसका मतलब है कि वो पक्का फेल होंगे। अस गेट के अंदर एक मॉन्स्टर है जिसे गिल्ड के लोग सोचते हैं कि नॉर्मल तरीकों से हारा नहीं जा सकता। डंजियन बर्स्ट शुरू हो रहा है। ग्रिम रीपर की तरफ से अनाउंसमेंट। गेट के अंदर की सारी लिविंग बीइंग्स की लाइफ का काउंटडाउन शुरू हो गया है। गेट के अंदर
यहाँ ठंड और अंधेरा छाया हुआ है। सूखी जमीन पर कदमों की सरकती आवाज गूंज रही थी। एक्सप्लोरेशन टीम होशियारी से लेफ्ट राइट देख रही थी, सब ऑब्जर्व कर रही थी। इन अदर वर्ड्स, ज्यादा टारगेट्स टैब बैंड हो जाते हैं जब हम मिशन कंप्लीट कर लेते हैं या बॉस मॉन्स्टर को डिफीट कर देते हैं। बॉस के साथ 1-on-1 फाइट मुझे पसंद है, और हरी उसे ये बता नहीं पाई कि आमतौर पर वो पूरी गिल्ड लेकर आते हैं लड़ने के लिए, फेयर फाइट नहीं करते। चलते चलते वो रास्ते में बिखरी हुई डिटेल्स ऑब्जर्व कर रहा था। उन्होंने मुझे बताया था कि पहले भी इस डंजियन को कॉन्कर करने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ जितने मॉन्स्टर्स हैं उतने मैंने सोचा नहीं था। ओह, ये इस डंजियन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। लियोन ने सुनकर पूछा, कैरेक्टरिस्टिक फीचर? हाँ, आमतौर पर मॉन्स्टर्स की संख्या डिफीट करने के बाद कम हो जाती है। ज्यादा टारगेट्स ऐसे ही होते हैं, लेकिन स्कॉटिन या ज़ॉम्बीज या डीमंस कुछ स्पेशल केसेस में अगर बॉस मॉन्स्टर जिंदा है तो वो इंडेफिनिट टाइम तक रिस्पॉन होते रहेंगे। मजेदार है। तो मतलब सब कुछ तभी खत्म होगा जब हम इस बॉस को हरा देंगे, है ना? मैं समझ गया। तो फिर ये वही सिचुएशन होगी जिसके बारे में तुम बात कर रही थी, है ना? हाँ, ज्यादातर चांसेस वही है। लगता है कोई नेक्रोमैंसर इन स्केल्टन्स को कंट्रोल कर रहा है। मैं कुछ कहने ही वाला था कि तभी सिस्टम ने रेड अलर्ट दे दिया। एक डंजियन बर्स्ट शुरू हो गया है। गॉड की ने बुलाया है। इस गेट के अंदर हर जिंदा चीज को एक लिमिटेड टाइम मिलेगा। बॉस और उसकी आर्मी आगे बढ़ रही है। 3 घंटे बचे हैं। अचानक बाकी सब चक्कर खाकर गिर गए। जिनसू ने गुस्से का घुंट भर लिया। ली योंग वैन, ये कमीना, उसको ऐसी चीजें हमें पहले बतानी चाहिए थी। बॉस पूरे दबदबे के साथ आगे बढ़ा। वो अपने ब्लैक हॉर्स पर था और उसने कुछ बार हिंकारा। उसके नीचे स्केल्टन्स दब, कुछ आयरन हेलमेट्स पहने हुए, कुछ तलवार लिए हुए, कुछ ने भले पकड़े थे। उन्हें देखकर ही रूह कांप उठी। हड्डियों के टकराने की आवाज गूंज उठी। जिनसू की टीम के लोग डर गए थे। ये तो बहुत सारे हैं। सर, क्या हमें अपनी पोजीशंस रीअरेंज करनी चाहिए? उन्हें हाई लेवल प्लेयर्स के लिए कंसंट्रेट करना चाहिए क्या? वहां कितने आर्चर्स और मेजेस हैं? फिलहाल मुझे 30 आर्चर्स और 2 मेजेस दिख रहे हैं। जिनको आर्चरी स्किल्स आती है वो पहले रेंज्ड अटैक वाले मॉन्स्टर्स से निपटेंगे। जिसके पास शील्ड है वो उन्हें रोके। उन्हें और आगे मत बढ़ने देना। सामने इतनी बड़ी दुश्मन की फौज देखकर जिनसू ने खुद को शांत करने की कोशिश की। गुड लक कमीनो। स्केल्टन्स अपनी तलवारें उछलते हुए, खानखते हुए दौड़े। एक ने तलवार उठाकर वार किया। जिनसू ने अपनी शील्ड ऊपर उठाकर रोका। ये तो जितना सोचा था उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लगता है ऑरेंज गेट्स सच में बहुत अलग होते हैं, लेकिन ये मेरी जैसी एनकेबी टैंक के लिए कुछ ज्यादा नहीं है। इसी वक्त जिनसू की रिद की हड्डी में कुछ सार से गुजरा। वो स्केल्टन मेजेस एक मैजिक फॉर्मेशन बना रहे थे। लानत है, विश्वास नहीं होता कि ये स्केल्टन्स इतनी हाई लेवल मैजिक यूज कर सकते हैं। मुझे उनका ध्यान हटाना होगा। वो और बाकी शील्ड वाले मेंबर्स ने जोर से चिल्लाकर अपनी शील्ड्स बजाई, बहुत शोर किया उनका ध्यान अपनी तरफ करने के लिए। इधर देखो, इस तरफ। दूर के मेजेस भी शोर की तरफ खींचे चले आए। ट्यूरेंट हाई मैजिक फॉर्मेशन ने अपना अटैक नॉइजी शील्ड ग्रुप की तरफ मोड़ दिया। मेंबर्स फिक्र करने लगे जब जिनसू ने अकेले हाई अन सब का अटैक रोका। मैं ठीक हूं, बस हल्का सा दर्द हुआ। सबको पता होना चाहिए कि ये इक्विपमेंट काफी महंगा पड़ा है। पता ही नहीं चला कब मेन बॉस अपने ब्लैक वॉरहर्स पर सवार होकर जिनसू के सामने आ गया। उसने सामने खड़े बॉस को घूरा। उसका दबदबा और बिल्कुल अलग सी एनर्जी जो उससे निकल रही थी, उसने उसे और ज्यादा यकीन दिला दिया कि उसके सामने डन लाहा बॉस ही है। उसने बिना कुछ कहे अपनी ग्रेट स्वॉर्ड से शील्ड पर अटैक किया। अस पावरफुल ब्लो ने जिनसू को पीछे धकेल दिया, दूर तक फेंक दिया। धूल और पत्थर तकरार से टुकड़ों में टूट गए। उसकी भरी शील्ड जिनसू के आगे पड़ी थी। हैरी ने घबराकर चिल्लाया, सेक्शन चीफ किम, हमें उन्हें बचाना होगा। असिस्टेंट, हाँ, क्या हमें रेस्क्यू फोर्सेस को मदद के लिए बुलाना चाहिए? हैरी ने मुश्किल से सामने की सिचुएशन को देखा। इसलिए ही तो रिजर्व टीम होती है। हमें उनकी अभी मदद करनी होगी। सामने की शील्ड टीम को बॉस एक एक करके तबाह कर रहा था। वो इतनी बड़ी ब्लेड इतनी तेज कैसे घुमा सकता है? उसको रोको। फिर उसने बगल वाले आदमी को देखा। ये लियोन नाम का एक राजा है,
जिसने बेड डीमन को हाराया था। उसने चांस लेने का फैसला किया और उससे मदद मांगी। लियोन ने सामने खड़े लोगों को सोचते हुए देखा। उसने गुस्से वाला चेहरा बनाया और तेज आवाज में बोला, एक राजा ऐसे छोटे मोट बैटल्स नहीं लड़ता है। आपका क्या मतलब है सर? उसने कहा, थोड़ी इज्जत रखना सीखो। विश्वास नहीं होता कि तुम लोग मुझे उन फालतू चलने वेल स्केल्टन्स से लड़ने के लिए कह रहे हो। ये देवी की बीजाटी है, मुझसे और नहीं देखा जाता। हैरी ये बातें सुनकर चुप हो गई। ये क्या बोल रहा है? असिस्टेंट, अब हम क्या करें? मैं और टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। ये आदमी मदद करने के मूड में नहीं है। डन लाहा के अलावा उसकी किसी और चीज में दिलचस्पी नहीं है। हैरी का फाइनल डिसीजन ये था कि उन्हें पहले डन लाहा को रोकना होगा। उसके बाद उसने अपनी तलवार निकाली और बॉस के सामने खड़ी हो गई। मेन बॉस को संभालूंगी, बाकी सब प्लीज सेक्शन चीफ किम और दूसरे एलाइज को सपोर्ट करें। जैसे ही वो बैटल में उतरी, उसका मासूम चेहरा गायब हो गया। हैरी अब पूरी तरह से अपने टारगेट पर फोकस कर रही थी। उसने जल्दी से बॉस के आसपास के डीमंस को साफ किया। उनका उसे करके वो ऊपर उछली। उसका छोटा सा तेजतर्रार शेर जल्दी से बॉस के पास पहुंच गया। उसने जल्दी से बॉस के साथ अपनी स्किल्ड लड़ाई शुरू कर दी, लेकिन अपोनेंट भी कम नहीं था। उसने अपनी ग्रेट स्वॉर्ड घुमाकर उसके अटैक को आराम से रोक दिया। अरे यार, उसने ब्लॉक कर दिया। किसी भी हाल में मुझे उसको उसके क्राउन से अलग करना होगा। जैसे उसका इरादा समझ गया हो, बॉस डन लाहा ने धीरे से अपना हेलमेट उतारा। उसकी इस हरकत से हैरी घबरा गया। क्या उसने अपना हेलमेट फेंक दिया ताकि मेरी नजर उस पर ना पड़े? ऐसा कौन सा अनडेड ऐसे लड़ता है भला? वो पलट गई उसके हमले को रोकने की तैयारी में। उसने अपनी भरी भरकम ग्रेट स्वॉर्ड घुमाई और उससे ऐसे फेंका जैसे कोई शटलकॉक हो। उसके तेज रिएक्शन की वजह से वो उस हमले के नुकसान को कम कर पाई, पर उससे सांस लेने का मौका दिए बिना दुश्मन फिर से उस पर लपका एक और वार करने के लिए। पर वो अंदर ही अंदर खुश थी कि उसने उसको उन बाकी मॉन्स्टर्स से अलग कर दिया था। सॉरी, हाँ, बस मेरी स्केल का अटैक रेंज थोड़ा ज्यादा है। अच्छा, मैंने उससे टक्कर दी है, इस तरीके से शायद उसे हरा सकूंगी, है ना? जलते हुए आग के रोशनी में बॉस डन लाहा ने अपना लोहे का हेलमेट उठाया और दूसरे हाथ में तलवार थी। जब तक वो समझ पाती, वो ग्रेट स्वॉर्ड उसके बिल्कुल सामने आ चुकी थी। उसने उस वार को अपनी ग्रेट ब्लेड की फ्लैट सरफेस से रोका, पर वो स्टांस, वो काला घोड़ा और करीब आ गया। अस ग्रेट स्वॉर्ड ने फिर से वार किया। इस बार वो पलट नहीं पाई, बस आंखें बंद करके अपनी किस्मत एक्सेप्ट कर ली। और ठीक इसी पाल एक अनएक्सपेक्टेड शैक्स की एंट्री हुई। कमाल है, तुम्हारी ये तलवारबाजी एक हाथ से भी इतनी बेहतरीन है। मुझे यकीन है तुम कभी एक नोबल नाइट रहे हो। कहते हुए लियोन ने ताली बजाई और बोला, मुझे माफ करना, मैंने तुम जैसे महान नाइट को मामूली अनडेड समझ लिया। आए अनजान नाइट। मेन लियोन हार्ट का राजा, तुम्हें मुझसे चैलेंज करने का हक देता हूँ। अब और सोल्जर्स को जख्मी होने की जरूरत नहीं। इस जंग को डू नाइट्स के बीच एक ड्यूअल से खत्म करते हैं। लियोन का ऐलान सुनकर बाकी सब हक्के बक्के रह गए। वो बॉस से ड्यूअल करना चाहता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन सबको हैरा करते हुए बॉस ने हाँ कर दी। ओहो, उसने एक्सेप्ट कर लिया। जब बॉस ने उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, उसके सोल्जर्स खुद किनारे हट गए और घेर बना लिया। उनके लीडर और लियोन के लिए जगह बनते हुए बॉस भी घोड़े से उतरकर लियोन के सामने खड़ा हो गया। उसने बांहों को बांधकर गंभीरता से कहा, महान नाइट, थोड़ा आराम कर लो। मुझे याद है तुम्हारी तलवारबाजी तो डुअल ब्लेड्स की है ना? ऐसे एक हाथ वाले हथियार से लड़ना तुम्हें सूट नहीं करेगा। हैरी घबराकर आगे बढ़ा। योर मैजेस्टी, वो डन लाहा, वो तब तक खत्म नहीं होगा जब तक आप उसका सर ना काट दे। ऐसा है क्या? लेकिन क्या ये इतना जरूरी है? उसके अजीब सवाल पर जवाब बिल्कुल हाँ था, वरना वो डन लाहा को बिना सर काटे कैसे हरा सकता था? ये इतना जरूरी नहीं है। असली जीत तो एक नाइट के सम्मान में है। ये कहकर वो अपनी जगह पर आ गया। दोनों देर तक खामोश खड़े रहे। लियोन ने सामने वे लीडर के सामने कसम खाई, गॉडेस ऑफ लाइट और जस्टिस के पहले नाइट, ग्रैंड ड्यूक ड्रैगोनिया और लियोन हार्ट के राजा के नाम पर इस इज्जतदार नाइट को एक चैलेंज देता हूँ। अभी उसके बोल खत्म भी नहीं युद्ध की दुश्मन ने हमला बोल दिया। उसकी ग्रेट स्वॉर्ड ऊपर हवा में ऐसे घूमी जैसे लियोन को दो बराबर हिस्सों में काट देना चाहती हो। उसके सिर्फ एक वार से आसपास की जमीन दबव झेल नहीं पाई और बेड टुकड़े टूट गए। लियोन वहां खड़ा था बिना किसी खर्च के। उसकी छोटी सी तलवार ने बड़े आराम से दुश्मन की उस विशाल और भरी ग्रेट स्वॉर्ड को रोक दिया।
फिर उसने अपनी तलवार की पोजीशन बदली और दुश्मन के हथियार का रुख मोड़ दिया। उसके बाद उसने अपनी तलवार सीधे उसकी गर्दन पर रख दी और वो ग्रेट स्वॉर्ड एक थक की आवाज के साथ लियोन के बगल में गिर गई। उसने अपने दुश्मन को देखा और कहा, एक जान। उसने तलवार को देखा और उसकी बात सुनी। वो चुपचाप खड़ा रहा, जैसे कुछ सोच रहा हो। उसने अपनी तलवार उठाई और पीछे हट गया, फासला बनते हुए। उसने जल्द ही अगले हमले की तैयारी शुरू कर दी। वो फिर से लपका और उसने अपनी ग्रेट स्वॉर्ड को साइडवेज घुमाया। बाकी सब तो बहुत टेंशन में थे। अगर वो ऐसे अटैक रोके तो स्वॉर्ड भी टूट जाएगी और उसकी जान भी चली जाएगी। उसने देखा और जांच किया। तुम्हारा फुटवर्क बहुत वीक है। लियोन में अभी भी ताकत थी। जब उसका गुस्सा चारों तरफ फैल गया, उसने इतनी स्पीड से अटैक किया कि कोई देख भी नहीं पाया। ये क्या हुआ? क्या तुम लोगों ने देखा? क्या उसने अभी अटैक किया? लगता है सिर्फ अनका और हैरी हाई इस कमाल के अटैक को देख पाए। उसने मुट्ठी काज ली और कहा, क्या कमाल था? क्या तुमने देखा? और हैरी हाई एक लौटा था जिसे पता था कि लड़ाई में क्या हुआ था। उसने अटैक के ठीक वक्त पार स्वॉर्ड को घुमकर उसकी ट्रेजेक्टरी बदल दी थी और उसने उसी पाल एक हॉरिजॉन्टल स्लैश भी किया था। कोई इतना डेयरिंग नहीं था जो ऐसा कर सके। एक बार फिर उसकी स्वॉर्ड उसके बदन से टकराई। उसने कहा, सेकंड लाइफ, वापस डिफेंसिव स्टांस में आ जाओ। हैरी इधर से कंफर्म कर सकता था। वो ये कर सकता था क्योंकि वो बहुत ओवरवेलमिंग था। अब विलन के पर्सपेक्टिव से देखे तो ये फाइट कैसी थी? एक अरसा हो गया था जब से उसने एक नाइट को एक ट्रू ऑनर फाइट में हराया था। ये तो बस एक ट्रिक लग रही थी मुसीबत से निकलने के लिए। नाइट्स तो यही सोचेंगे जब उन्हें अपोनेंट से डिस्माउंट होने का ऑफर मिलेगा। ये एक फुलिश थॉट थी। उसने लियोन को देखा और खुद को जज किया। उस नाइट को देखो, एक ऐसा आदमी जो इतने कॉन्फिडेंट तरीके से खड़ा है। उसकी आंखों में इतनी फाइट्स का एक्सपीरियंस है। एक ऐसे सितारे की तरह जो हमेशा ऑनर और सुपीरियॉरिटी के पीछे भागता है। लियोन के होंठों पर एक हल्की मुस्कान आई। उसने कहा, मैं उस स्वॉर्ड अटैक को ट्राई करूंगा। डन लाहा ने बिना किसी हेजिटेशन के अपना नेक्स्ट अटैक प्लान किया और एक्सिक्यूट किया। ऑफ कोर्स, लियोन को उससे डील करने में ज्यादा मेहनत नहीं लगी। स्वॉर्ड की क्लैंग की आवाज आई जब उसने उसके थिक आर्मोर पार हिट किया। थर्ड लाइफ, क्या तुम आगे बढ़ना चाहते हो? उसके सवाल पर डन लाहा के दिमाग में कई थॉट्स घूमने लगे। वो एक नाइट की छोटी तक पहुंच गया था। नाइट्स का राजा, रिस्पेक्टेबल और चैलेंजिंग। मैं अपनी सोल पावर यूज नहीं करना चाहता। मेन इस आदमी से कई बार लड़ना चाहता हूँ, एक नाइट के तरीके से, सही तरीके से, जैसे नाइट्स का पाथ होता है। अपनी सोल समनिंग मैजिक का उसे किए बिना सिर्फ अपनी स्वॉर्ड के ब्लेड से लड़ूंगा, उस दिन से पहले, जैसे मेन फेमस नाइट्स से पहले लड़ चुका हूँ। जब मैं इस दुनिया में एक नाइट की ऑनर के साथ हर जगह भटक रहा था, मेन सब कुछ भूल गया था। इस बार डन लाहा के हाथ से उसकी ग्रेट स्वॉर्ड छूट कर गिर गई। लियोन की स्वॉर्ड उसके चेहरे के सामने थी। 10th लाइफ, तुम्हारी स्वॉर्ड अब और प्रेसाइज हो गई है। क्या तुम्हें अपनी पिछली लाइफ याद आ गई है? डन लाहा के अंदर से खुशी की चीख निकल रही थी। और ग्रेट नाइट, आपने मुझे मियर पास्ट के ग्लोरियस टाइम में वापस ला दिया है। लियोन ने उसे देखा और कहा, क्या तुम कंटिन्यू करना चाहते हो नाइट? वो गरजा और अपने सर्वेंट के हाथ में जो हेड था यूज देखा। उसकी आंखों में रोशनी चमक रही थी, जैसे उसने अपनी भूली हुई रीजन वापस पाली हो। उसने अपना हेलमेट उठाया, जैसे कुछ सोच रहा हो। ओह, मैंने ये रूथलेस मासकर कब शुरू किया था? मैंने कितने समय से अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोकर फाइट किया है? अगर मैं इस शेमफुल जर्नी को ऐसे खत्म कर सकूं, मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड हूँ। लियोन के सामने वो एक घुटने पर बैठ गया और रिस्पेक्टफुली अपना हेलमेट उससे ऑफर किया। उसने सेटिस्फैक्शन में सर हिलाया, कहा, अमेजिंग। मुझे खुशी है कि तुमने अपनी ऑनर वापस पाली है। मैं तुम्हारे लिए प्रे करूंगा, कहकर उसने अपना हाथ उसके ब्लैक हेलमेट पार रखा। अगर तुम कभी किसी गॉड में बिलीव करते थे, तो मैं प्रे करता हूँ कि वो तुम्हारी सोल को शांति दे। अगर नहीं, तो मैं गॉडेस से प्रे करूंगा कि वो तुम्हें हेवन के अंत तक गाइड करे। एक महान नाइट, मैं उम्मीद करता हूँ कि किसी दिन तुम्हें गॉड्स की फीस्ट टेबल पार मिलूंगा। इस जगह को रोशनी से भर दो। रोशनी ने उस डार्क और कोल्ड स्पेस को घेर लिया। वो ब्लैक हेलमेट टूटने लगा। उसके थिक ब्लैक आर्मोर में ढके हाथों ने लंबे समय बाद रोशनी को वेलकम करने के लिए उसकी स्किन को रिवील किया। रोशनी उस नाइट के सेटिस्फाइड स्माइल वाले चेहरे पर पड़ी और ग्लोरी वापस लियोन ड्रैगोनिया लियोन हट के पास आ गई। डंजियन को क्लियर करने के बाद सब लॉग फील्ड में वापस आ गए, अपना अधूरा काम पूरा करने। उसने अपना वादा रखा। उसने सच में उसे एक ड्यूअल में खत्म कर दिया था।
उस वक्त को याद करके हैरी हैरान था, लेकिन वो रोशनी क्या थी? उसने कहा था, इस जगह को रोशनी से भर दो। क्या वो वही थी जिसे वो सीक्रेट पावर कहता था? शायद इसीलिए अनडेड क्रीचर्स उसके बाद गायब हो गए थे। यूज वो स्किल पहले उसे करनी चाहिए थी। जब वो अचानक उनके पीछे आ गया, उसने कहा, अगर मैं ऐसा करता तो ग्रेट नाइट डीएस को एक सोल टॉर्मेंटर का अंजाम मिलता, ना कि एक नाइट का। वो हैरानी से मूदी और बोली, ओह यस योर मैजेस्टी। लियोन ने एक्सप्लेन किया, एक नाइट हमेशा दो शब्दों से जुदा होता है, ऑनर। ऑनर एक्शंस से आती है और एक्शंस विल से आते हैं। डन लाहा को वही मिला जो वो डिजर्व करता था, एक नोबल नाइट की तरह। अब तो मैं अपने वॉर स्पॉइल्स लेने जा रहा हूँ। जहाँ जंग होती है वहाँ लूट तो मिलती ही है। जो लूट मिली थी उसमें एक ग्रेट स्वॉर्ड थी, एक काला ऑर्ब और एक रोब। देखो, इसमें तो बहुत सारा मना भरा हुआ लग रहा है। डन लाहा की ग्रेट स्वॉर्ड और रोब भी यही है। वो क्रिस्टल ऑर्ब जिसमें से घाना मना निकल रहा था। लियोन